गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हो हम थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं। थर्मोडायनामिक देखो हमने समझा था कि थर्मोडायनामिक में हम देखो एनर्जी एक्सचेंज का स्टडी करते हैं कि एनर्जी किस तरह से एक्सचेंज होती है या किस तरह से कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, उसका स्टडी किया जाता है। यानी कि आप ओवरऑल रिएक्शंस पर हीट का स्टडी करते हो तब आप थर्मोडायनामिक की बात कर रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनामिक में हमने कुछ स्पेशल टर्म्स देखी थी, जिसमें सबसे पहले टर्म हमारी आई थी सिस्टम करके। सिस्टम क्या है? सिस्टम एक्चुअल में वो आपका कह सकते हो कि आपका वो पार्ट है जिस पर आप थर्मोडायनामिक्स के रूल्स अप्लाई कर रहे हो, थर्मोडायनामिक्स की स्टडी कर रहे हो या हीट अप्लाई कर रहे हो, तो वो पार्ट आपका सिस्टम कहलाता है। यूनिवर्स में कोई भी पार्ट हो सकता है, हम भी थर्मोडायनामिक सिस्टम हो सकते हैं अगर हम पर थर्मोडायनामिक प्रोसेस अप्लाई किया जाए, ठीक है। तो उस सिस्टम के अलावा यूनिवर्स में जो भी कुछ है वो सराउंडिंग के रहेगा, सिस्टम के आसपास का जो भी एरिया है, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो लाइन है वो बाउंड्री लाइन कह रही थी, कहीं तो वो इमेजिनरी होती है, कहीं वो रिजिड होती है, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हमने देखी। अब हम बात कर रहे हैं सिस्टम के टाइप्स के। देखो सिस्टम के 3 टाइप हैं। उन टाइप में डिवाइडेशन करने का जो हमारा सोर्स है, या हम कह सकते हैं कि जो बेस है, जिस बेसिस पर हमने सिस्टम को 3 टाइप में डिवाइड किया है, तो वो बेस है कि किस तरह से सिस्टम में एनर्जी और सिस्टम के मास, सिस्टम में जो मास प्रेजेंट है उस मास का एक्सचेंज होता है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। कभी कभी होता है कि सिस्टम अपने मास को और अपनी एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर लेता है, किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। कभी होता है कि वो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करता है, अपना मास एक्सचेंज नहीं करता। कभी होता है कि सिस्टम दोनों ही चीज़ें एक्सचेंज नहीं करता, ना तो मास एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ और ना ही अपनी एनर्जी एक्सचेंज करता है। तो कब ये होता है उस चीज़ को हम देखेंगे। उसके बेसिस पर हमने सिस्टम को 3 टाइप में डिवाइड किया है: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम हमें नेम इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम कैसा होगा? ओपन होगा, ठीक है। वो सराउंडिंग के लिए ओपन कंडीशन में होगा। इट मीन्स कि उसके पास फिजिबिलिटी है कि वो अपनी एनर्जी तो एक्सचेंज करेगा ही साथ मास भी एक्सचेंज करेगा, ओके। देखो जिस तरह से आप बर्तन में पानी गर्म करते हो, ठीक है, आप उसे हीट देते हो, आपने बर्नर पर रखा, हीट दिया, ओपन है, उस पर आपने कवर नहीं किया, लिड नहीं लगाया है, तो क्या होगा? धीरे धीरे हीट मिलेगी, पानी गर्म होगा, ठीक है। हीट जैसे जैसे गर्म होता जाएगा उसमें से वेपर्स बनेंगे, ओके। हीट का एक्सचेंज हुआ ना सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में, हीट दिया आपने, एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, हीट दिया आपने, सराउंडिंग सिस्टम ने हीट को गेन किया, ओके। फिर इसके बाद धीरे धीरे वेपर्स की फॉर्म में अपनी हीट को एक्सचेंज करता गया और वेपर के साथ साथ क्या गया? उसका मास भी जा रहा है, ठीक है। जो वेपर है वो किससे बन रही है? पानी से तो बन रही है। जो पानी प्रेजेंट है, आप पानी गर्म कर रहे हो बर्तन में, तो वो मास की फॉर्म में एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ। ये चीज़ हमारी क्लियर होती है, ओके। तो वही चीज़ हम यहाँ देखेंगे कि ओपन सिस्टम हमें सीधा सीधा कह रहा है कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर या मास भी कह सकते हो, जो भी इसमें प्रेजेंट है, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दोनों चीज़ों का एक्सचेंज होता है। एग्जाम्पल सिंपल सा है, रिएक्टेंट प्रेजेंट इन ओपन बीकर। एक ओपन बीकर में आपने रिएक्टेंट लिया है, रिएक्शन मिक्सचर लिया है, अब आप उसे हीट दोगे, बर्नर पर रखोगे और रिएक्शन करवाओगे। यहाँ देख सकते हैं ये एक बीकर है, इसे आप हीट दे रहे हो, इसमें जो भी आपका रिएक्शन मिक्सचर है वो यहाँ प्रेजेंट है। तो ये जो रिएक्शन मिक्सचर के साथ जो आपका बीकर है, ये क्या हो गया? आपका सिस्टम हो गया, ओके। उसके अलावा जो भी आपका आसपास का जो भी है वो सराउंडिंग है, ओके। जैसे जैसे आप हीट करते हो तो यहाँ वेपर्स बनने लगती हैं ना, वेपर्स जा रही हैं, ठीक है। एक्सचेंज हो रहा है मास का, मास कम होता जाएगा धीरे धीरे रिएक्शन मिक्सचर का। और एनर्जी कहाँ से? इसकी एनर्जी का एक्सचेंज कहाँ से होगा? इसकी वॉल्स, ये जो सराउंडिंग, ये जो बाउंड्री है, यहाँ से एनर्जी एक्सचेंज होगा। समझ में आ रही है चीज़? तो दो जगह से ओपन सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एक तो इसकी बाउंड्री से और एक ये ओपन सिस्टम है, तो ऑब्वियसली ओपन सिस्टम से तो एनर्जी मास दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं। क्लियर होती है चीज़? फिर क्लोज सिस्टम की तरफ चलते हैं। नो एक्सचेंज ऑफ मास एक्सचेंज नहीं होगा, बट एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज होगी इसमें, ओके। कैसे? रिएक्टेंट प्रेजेंट इन क्लोज्ड वेसल। अब आपने यहाँ पर कैसा बीकर लिया था? आपने ओपन बीकर लिया था, अब इसे ही आप क्लोज्ड, ठीक है, एक बंद वेसल आपने ले लिया, बंद बीकर आपने लिया, उसमें रिएक्टेंट डाला, उसको आपने हीट दिया, ओके। एनर्जी का तो एक्सचेंज कर लेगा, वो एनर्जी कहाँ से एक्सचेंज होगी? उसकी यहाँ वॉल से एनर्जी एक्सचेंज होगा, ओके। बट मास का एक्सचेंज होने के लिए इस सिस्टम का ओपन होना ज़रूरी है, मास एक्सचेंज नहीं हो पाएगा सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। ये चीज़ क्लियर होती है। जैसे कि आप पानी गर्म करते हो, किस में गर्म कर रहे हो आप पानी को? किसी ढके हुए बर्तन को जिस पर लीड है, जिस पर ढक्कन लगा हुआ है, उसमें आप अगर पानी को गर्म करते हो, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल है किसका? क्लोज्ड सिस्टम का। फिर आइसोलेटेड सिस्टम
देखो नाम यहाँ आइसोलेटेड है, इट मीन्स कि ना तो एनर्जी एक्सचेंज होगी, सबसे अलग है ये, और ना ही इसमें मास का एक्सचेंज होगा। जैसे कि सिंपल से एग्जांपल है, आप थर्मोफ्लास्क होता है हमारा, ओके, जिसमें आप गर्म पानी रखते हो तो वो गर्म रहता है, ठंडा पानी रखते हो तो वो ठंडा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसकी वॉल्स कैसी हैं, इंसुलेटेड हैं। उसकी वॉल्स ना तो एनर्जी का एक्सचेंज करती है सराउंडिंग के साथ, इसीलिए आपने उसमें जो भी जिस तरह का आपने मटेरियल लिया है, ठंडा है तो ठंडा रहेगा, गर्म है तो गर्म रहेगा, क्योंकि वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है सराउंडिंग के साथ। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही तो ऑब्वियसली मास तो बहुत बड़ी बात है, मास एक्सचेंज नहीं होगा, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। ओके, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एग्जाम्पल होगा रिएक्टेंट प्रेजेंट इन थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क में आपने रिएक्टेंट लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। आप चाहो तो एग्जाम्पल दे सकते हो कि थर्मस फ्लास्क में प्रेजेंट चाय, कॉफी जो भी है, और इन एनी इंसुलेटेड वेसल, ठीक है, या फिर आपने कोई इंसुलेटेड जिसकी वॉल्स इंसुलेटेड कर दी, यानी कि कैसी है वो न्यूट्रल है, वो पानी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर सकती हैं। तो ये सिस्टम के टाइप हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस के टाइप की, ठीक है। जिस तरह सिस्टम का टाइप आपने देखा, थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती है सिस्टम के साथ, ओके, तो वो प्रोसेस जो इन सिस्टम के साथ जो प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस भी हमारी ऑलमोस्ट 3 या 4 टाइप की प्रोसेस है, वो भी हम देखेंगे। इसको नोट डाउन कर लो आप। सिस्टम के टाइप्स को समझने के बाद अब हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस के टाइप की। देखो, थर्मोडायनामिक प्रोसेस यानी जो भी आप रूल्स अप्लाई कर रहे हो या प्रोसेस जो भी आप करना चाह रहे हो सिस्टम के साथ, वो प्रोसेस 4 टाइप की होती है, ओके। देखो किस बेसिस पर हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले देखो आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस का पहला टाइप है आइसोथर्मल। नेम इंडिकेट कर रहा है आइसोथर्मल, पहले भी हम पढ़ कर आए आइडियल गैसेस में, यानी टेम्परेचर वहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हम टेम्परेचर को नहीं छेड़ेंगे उस टाइम पर, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट रहता है उस थर्मोडायनामिक प्रोसेस में? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इट मीन्स कि हम डेल टी को 0 मानकर चलते हैं, यानी टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स डेल टी जो है वो 0 है। अब यहाँ देखो, आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है, पीवी इज इक्वल टू द एनआरटी, ओके। टी को आपने 0 रखा है, टेम्परेचर को नहीं छेड़ा, तो आपका पीवी क्या हो जाएगा वहाँ पर, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टी कांस्टेंट है ना आपका, तो पीवी कांस्टेंट आ जाएगा। टी में आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो आप अगर टी को कांस्टेंट रखकर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर, बॉयल के नियम के जो हमारा हमने देखा था ग्राफ, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। यही चीज़ हमें आइसोथर्मल प्रोसेस बताती है, ठीक है। जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे थर्मोडायनामिक में तो आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा हुआ आएगा, यानी आपको टेम्परेचर कांस्टेंट मान के चलना है। फिर हम देखते हैं दूसरा आइसोबारिक, यानी कि यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहने वाला है, प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। इसको भी हमने क्लियर किया है आइडियल गैस इक्वेशन में, सिर्फ ये मान के चलो सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट होगा वहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद आइसोकोरिक, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स के डेल वी यानी चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है फोर्थ प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ओके। एडियाबेटिक यानी ट्रांसफर ऑफ हीट इज 0। इट मीन्स कि हीट को आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, क्यू विल बी 0। आप कह सकते हो कि टेम्परेचर की तरह से ये भी क्या आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, यहाँ पर आप हीट का ट्रांसफर ही 0 रखोगे, हीट ही नहीं दोगे उसको, ओके। तो Q विल बी 0। यहाँ भी अगर आपने हीट कांस्टेंट रखा और आप एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए भी ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो तो उसके लिए भी सेम आइसोथर्मल प्रोसेस जैसे ही ग्राफ आएगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इट मीन्स के टेम्परेचर कांस्टेंट है वहाँ पर। ये चीज़ क्लियर होती है कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। इनके नेम से ही आपको पता लगाना है कि क्या चीज़ हमें कांस्टेंट रखवा रहा है क्वेश्चन में, ये वहाँ आपकी हेल्प करेंगे। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा, ठीक है, थर्मोडायनामिक लॉज हमें पढ़ने हैं, ठीक है। थर्मोडायनामिक में जो लॉ दिए गए हैं उन्हीं लॉ पर ये अपने हमसे न्यूमेरिकल्स पूछता है, उन्हीं लॉ पर हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उन लॉज की तरफ। सबसे पहले हम 0th लॉ पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक का, बट उससे पहले कुछ टर्म है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरनल एनर्जी, उसको हम क्लियर करके चलते हैं। इसको नोट डाउन कर लो आप। सो स्टूडेंट, थर्मोडायनामिक के लॉ की तरफ बढ़ने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है इंटरनल एनर्जी, उसको हम समझते हैं। देखो,
इंटरनल एनर्जी, इट मीन्स कि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी सिस्टम के लिए होगी, क्योंकि थर्मोडायनामिक प्रोसेस किस पर अप्लाई किए जाते हैं, सिस्टम पर अप्लाई किए जाते हैं। तो इंटरनल एनर्जी भी हम किसके लिए बात कर रहे हैं, सिस्टम के लिए ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी देखो क्या है, किसी सिस्टम की खुद की जो एनर्जी है, ठीक है। अगर आप सिस्टम की बात करो तो आप लिक्विड स्टेट में देख सकते हो उसे, सॉलिड भी हो सकता है आपका सिस्टम, गैसियस भी हो सकता है, ठीक है। लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, जिस भी स्टेट में है वो ऑब्वियसली एटम्स से या मॉलिक्यूल्स या आयन से मिलकर बना हुआ है, ओके। तो आप देखोगे कि उसमें आयन है या एटम है, तो एटम हम मान के चल रहे हैं कि मान लो एटम से मिलकर बना है हमारा सिस्टम जो है, तो एटम्स में न्यूक्लियस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, उनकी एनर्जीज हैं, उसके पास उसकी खुद की केमिकल एनर्जी है, उसकी खुद की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो सारी जो एनर्जीज है उनका समेशन, ठीक है। एटम्स मूव कर रहे हैं आपस में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, और एक्सचेंज कर रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन, अट्रैक्शन जो भी है, तो उस वजह से मैकेनिकल एनर्जी है। तो जितनी भी एनर्जीज है उसकी खुद की सिस्टम की, उन्हें का समेशन क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी कहलाता है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द एनर्जी कंटेंट विद इन इट, जो भी एनर्जी कंटेन उसके अंदर है, उस सिस्टम का खुद का एनर्जी कंटेन है, उसे हम इंटरनल एनर्जी नाम देते हैं, ओके। इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये एक स्टेट फंक्शन है, पढ़कर आए हम कल कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जो कि सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करते हैं, ना कि पाथ पर डिपेंड करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, प्लस ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो कि मास पर डिपेंड करती हैं, ओके। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करेगी इंटरनल एनर्जी। ये चीज़ क्लियर हुई। इंटरनल एनर्जी यानी सिस्टम की खुद की जो भी एनर्जी है। अगर आप कहना चाहो इंटरनल एनर्जी कह सकते हो कि इंटरनल एनर्जी इज द समेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी प्लस केमिकल एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज उसके पास है उनका समेशन है इंटरनल एनर्जी, ओके। जैसे कि मान लो ये सिस्टम है आपके पास, इसमें पार्टिकल्स है, ओके, इनकी एनर्जीज का समेशन ही आपका क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। अब इतनी सारी एनर्जीज जो हैं उनकी जगह पर हम इन सब का एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दो तरह की एनर्जी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सभी एनर्जीज को। एक तो है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि सिस्टम के अंदर स्टोर है और वेट करिए टू बी यूज्ड, कि उसको यूज़ किया जाए, ओके। और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी, कि जैसे ही सिस्टम मूवमेंट करता है, मोशन करता है, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमारी कंसेप्ट क्लियर है, छोटी छोटी क्लासेस में हम पढ़कर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ओवरऑल इंटरनल एनर्जी। ये चीज़ ध्यान में रखना। आपने सारी जितनी भी एनर्जीज थी उस सबका हमने समेशन कर लिया इन दोनों एनर्जी में, ओके। जितनी भी एनर्जीज उसमें स्टोर थी वो तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कहलाई, जितनी भी उसके अंदर स्टोर थी सिस्टम में, और जैसे ही उसने मूव किया, ठीक है, जो काम करना स्टार्ट किया, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो इन दोनों का समेशन क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी। ये चीज़ क्लियर होती है। तो आप कह सकते हो U, इंटरनल एनर्जी को आप U से रिप्रेजेंट करते हो, U इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ओके। अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि किसी भी आपको जब मूवमेंट कर रहा है आपका एटम, जो भी आपके सिस्टम में प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप एग्जैक्ट किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हो। आप इंटरनल एनर्जी में होने वाले चेंज को मेजर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मूव कर रहे हैं एटम्स, कहाँ कितने एटम्स हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, क्या उनकी हर एक की इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिफरेंट, आप हर एक के लिए मेजर नहीं कर सकोगे। आप उस ओवरऑल इंटरनल एनर्जी में होने वाले चेंज को मेजर कर सकते हो। तो जनरली हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज टर्म ही यूज़ किया जाता है थर्मोडायनामिक में, जिसे हम डेल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। डेल्टा यू आप इसे कहते हो, डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट इज़ इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ओके। और डेल यू क्या है यहाँ पर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये चीज़ समझ में आई ना, चेंज ही आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, आप उसकी एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज कर पाओगे। यहाँ देखो, अब बात आती है इस इंटरनल एनर्जी में चेंज की, कि किस तरह से आप चेंज कर सकते हो। तो देखो, वी कैन चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय सप्लाइंग हीट एंड बाय वर्क डन। आप किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज करने जा रहे हो, कैसे चेंज करोगे, ये आपका सिस्टम है, मान लीजिए ये आपका सिस्टम है, इसकी इंटरनल एनर्जी जो भी इसके पास स्टोर है आपको उसमें चेंज करना है। तो ऑब्वियसली सीधा सा काम है कि आप इसे हीट सप्लाई करोगे, ओके। हीट के थ्रू कर सकते हो, या फिर दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, वर्क डन, या तो उस सिस्टम से ही काम करवाओ या उस सिस्टम के ऊपर काम करो,
समझ में आ रही है चीज़? या तो सिस्टम से काम करवाओ या सिस्टम के ऊपर काम करो आप, या प्रेशराइज करो, टेम्परेचर कम ज़्यादा करो, जैसे भी आप उस पर काम करते हो। ये दो तरीके हैं जिनके थ्रू आप इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कर सकते हो। तो हमारी एक नई इक्वेशन बनती है यहाँ पर, डेल यू इज इक्वल टू द क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट इक्वेशन इसे कह सकते हो। क्यू क्या है यहाँ पर? हीट सप्लाई, और डब्ल्यू वर्क डन, जो भी उसने वर्क डन किया है। ओके, अब एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पर साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर हीट सप्लाई कर रहे हो सिस्टम को, ओके, तो वो हीट आपने उस सिस्टम को सप्लाई किया, इट मीन्स कि हीट का वैल्यू क्या होगा? क्यू का वैल्यू यहाँ पर प्लस पॉजिटिव में आएगा। ओके, अब अगर हीट, वो सिस्टम खुद हमें अपनी हीट दे रहा है, सराउंडिंग को हीट सप्लाई कर रहा है, तो यानी क्यू का वैल्यू नेगेटिव आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ से समझते हैं हम साइन कन्वेंशन को। ये आपने हीट दिया, इट मीन्स कि आपके क्यू का वैल्यू क्या आ गया? क्यू इज इक्वल टू द पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव आया। अब आपने हीट दिया तो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स वर्क करेंगे। ओके, इसका मान लो वॉल्यूम ही इसका अराइज होगा, इट मीन्स कि मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी शो करेंगे, मूव करेंगे, वॉल्यूम अराइज होगा सिस्टम का, यानी सिस्टम ने वर्क किया। हीट आपने दी, वर्क किसने किया? सिस्टम ने किया, और सिस्टम के थ्रू किया गया वर्क कैसा होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये साइन कन्वेंशन है। ओके, सिस्टम अगर खुद काम कर रहा है तो वर्क नेगेटिव होगा। ओके, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप, सिस्टम आपको हीट दे रहा है, सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट दी, इट मीन्स सिस्टम ने अपनी हीट बाहर रिलीज की, तो उसका वहाँ पर क्यू का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। ओके, क्यू का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो वर्क, अब आपने उसमें से टेम्परेचर निकाला है, उसका टेम्परेचर कम किया है, सिस्टम ने अपना टेम्परेचर दिया है, ठीक है, तो सिस्टम का टेम्परेचर कम हुआ, यानी उसकी हीट की वैल्यू नेगेटिव आ गई, क्यू नेगेटिव आ गया वहाँ पर। तो अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि फिर आप जब इस पर काम करोगे, सराउंडिंग जब काम करेगा सिस्टम के ऊपर, सराउंडिंग ने काम किया उसमें से उसका टेम्परेचर कम करने का काम किया, तो सराउंडिंग जब काम करेगा तो उस टाइम पर वर्क की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये चीज़ हमें नोट डाउन करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम लिख लेते हैं। यहाँ देखो, Q इज इक्वल्स टू द पॉजिटिव, आपका Q का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखना, डेल यू Q प्लस डब्ल्यू, यानी आप इंटरनल एनर्जी में चेंज कर रहे हो बाय गिविंग हीट, ओके, और बाय वर्क डन, दो तरीके से। तो देखो Q पॉजिटिव कब होगा? व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम, जब सिस्टम को हीट दी गई। ओके, फिर दूसरा साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना, Q विल बी नेगेटिव कब होगा? व्हेन हीट इज गिवन बाय सिस्टम, जब सिस्टम ने हमें हीट दिया। ओके, फिर थर्ड साइन कन्वेंशन आता है, आपका जो वर्क है वो नेगेटिव होगा। कब होगा वर्क नेगेटिव इस इक्वेशन में? व्हेन वर्क डन बाय सिस्टम, जब सिस्टम खुद काम कर रहा है तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। और आपका वर्क कब पॉजिटिव होगा? व्हेन वर्क डन ऑन सिस्टम, जब सराउंडिंग सिस्टम पर काम करेगा तो वो काम क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर Q का वैल्यू प्लस माइनस हो सकता है, W का वैल्यू प्लस माइनस हो सकता है। वो कब होगा? जब आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि सिस्टम पर इतना काम किया गया, या सिस्टम से इतनी हीट ली गई, या सिस्टम को इतनी हीट दी गई, उसका आपको वैल्यू देंगे। तो वो आपको प्लस माइनस से ध्यान में रखनी है कि अगर सिस्टम ने काम किया है तो काम नेगेटिव होगा, सिस्टम पर काम किया गया है सराउंडिंग के थ्रू तो आपका वर्क पॉजिटिव होगा। हीट अगर सिस्टम को सप्लाई की गई है तो हीट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और अगर सिस्टम ने अपनी हीट हमें दी है, रिलीज की है, तो उसका हीट का वैल्यू नेगेटिव होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल में आपकी ये हेल्प करने वाला है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम फर्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं।